Welcome to the electro classes. I am Lokendra Kumar and I am teaching you fundamental of electrical engineering. आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन शॉट ऑफ यूनिट 2 जो आपके यूनिवर्सिटी में 16 मार्क्स को कवर करता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो जैसा कि हम लोगों को पता है कि यूनिट 4-2 जो है वो हमारे सबसे सिलेबस की सबसे लेंथी यूनिट है। तो इस यूनिट से जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन से होने वाले हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ से आपके पास 2 नंबर के कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है जो आपके सेक्शन ए में है। जैसे आपका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड क्या हो सकता है। तो इट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम इन सेकेंड that the waveform take to repeat itself from start to finish. This is also called the periodic type of the waveform. What is the frequency? It is the number of time the waveform repeat itself within 1 second. The frequency is the reciprocal of the time period with the unit of frequency being the hertz. सिमिलर तरीके से आपसे पीक वैल्यू पूछी जा सकती है कि पीक वैल्यू क्या हो सकती है, पीक टू पीक वैल्यू क्या हो सकती है और एवरेज और मीन वैल्यू क्या हो सकती है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो जो याद रखनी है वो आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है वी ए एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 टू टी ए इंटू डी थीटा। अब दूसरा जो वैल्यू डेफिनेशन है दैट इज द आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू क्या है? एन अल्टरनेटिंग करंट विल डिलीवर ए रेजिस्टेंस टू द सेम पावर एज ए डायरेक्ट करंट ऑफ द वैल्यू इक्वल टू द आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। The RMS value of alternating current is defined as the square root of average of I square during a complete cycle. अब यहाँ आपकी जो डेफिनेशन है वो आती है। अब हमने बात की है कि सिमेट्रिकल वेवफॉर्म क्या होगी। तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है द टाइम पीरियड ऑफ बोथ हाफ साइकिल इज इक्वल इफ द बोथ हाफ साइकिल मैग्नीट्यूड इज इक्वल। थर्ड, बोथ हाफ साइकिल shape as same and identical opposite। मीन अगर आपकी एक साइकिल में ये वाली वेवफॉर्म है तो आपकी नेगेटिव साइकिल में उसका मैग्नीट्यूड इक्वल और आइडेंटिकल अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपके पास सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए। किसी भी अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म के लिए अगर वो सिमेट्रिकल कंडीशन शो करती है तो उसके लिए एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 2 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दैट इज द फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द kf, and peak factor it is the ratio of maximum value to the RMS value and it is represented by kp। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिफरेंट टाइप की जो वेवफॉर्म्स हैं उनके लिए एवरेज और आरएमएस वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कस की हुई है। तो उसका जो डेरिवेशन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने किया। किसी भी अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म या साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी जाती है दैट इज v इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। और उसके लिए जो टाइम पीरियड है ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ कंप्लीट हुई और इसके बाद यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट करती है। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड है दैट इज t इक्वल टू 2 पाई। v एवरेज का फॉर्मूला है v एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 टू t v इंटू डी थीटा। टी हमने 1/2 पाई रखा, 0 टू 2 पाई v इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो इसके लिए जो एवरेज वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 इसलिए आई है क्योंकि ये वेवफॉर्म एक्स एक्सिस पे सिमेट्री शो कर रही है। अब अगर हमें इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने हाफ साइकिल को कंसिडर किया है। जब हमने हाफ साइकिल कंसिडर किया है तो टाइम पीरियड आपका हाफ हो गया है। तो वहां से जो आपकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होके आई है दैट इज वी एवरेज इज इक्वल टू 2v0 अपॉन पाई। इसी तरीके से फिर से हमने इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट की है तो वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 1/t 0 टू टी वी स्क्वायर डी थीटा। हमने टाइम पीरियड की वैल्यू रखी है पाई और यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2 के एफ। हमने इसके लिए फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट किया एंड पीक फैक्टर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साइन वेव के लिए जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है दैट इज 1.11 और पीक फैक्टर के लिए जो वैल्यू है दैट इज 1.414।
इसी तरीके से हमने हाफ वेव के लिए आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की है। तो हाफ वेव के लिए क्या होगा, अब अगर आप देखें तो हाफ वेव की जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये वेव फॉर्म आपकी साइन वेव की तरह है। तो इसके लिए हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी है v इक्वल टू वी नोट साइन थीटा, और यहाँ हमने इसके लिए टाइम पीरियड लिखा है 0 से स्टार्ट हुई और 2 पाई पे कंप्लीट हुई, तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई। इसके लिए हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया 1/t 0 टू टी वी इंटू डी थीटा, और यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 1/2 पाई 0 टू 2 पाई वी इंटू डीटा। वी की वैल्यू हमने पुट करी है, 0 से पाई साइनसोइडल फंक्शन है और पाई से 2 पाई वैल्यू 0 है। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होकर आई वी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन पाई। फिर हमने आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट की है, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 1/t 0 टू टी वी स्क्वायर इंटू डी थीटा, 1/2 पाई 0 टू 2 पाई वी स्क्वायर इंटू डी थीटा, 1/2 पाई। फिर से हमने वैल्यू पुट करी है। जब हमने इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद जो आपकी आरएमएस वैल्यू आई है दैट इज वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई 2। फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करें तो वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड पीक फैक्टर के पी इक्वल टू वी नॉट अपॉन पाई वी अपॉन 2 दैट इज वैल्यू इज 2। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आपकी वैल्यू आती है वो सिमिलर आती है जैसे आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए है। तो एवरेज वैल्यू जो होगी वो आपकी वी एवरेज इक्वल टू 2 वी नॉट अपॉन पाई और आरएमएस वैल्यू वी नॉट अपॉन पाई। और अगर हम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू 1.11 एंड पीक फैक्टर 1.414। ये वेवफॉर्म है आपके लिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। फिर हमने इन वेवफॉर्म पे बेस्ड जो हमारे पास साइनसोइडल वेवफॉर्म है, दूसरी जो वेवफॉर्म हमारे पास आती है दैट इज द स्क्वायर वेवफॉर्म। और स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए जो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखते हैं वो उसके मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं। जैसे ये हम वेवफॉर्म देखें तो ये आपकी स्क्वायर वेवफॉर्म है। स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए 0 से स्टार्ट हुई है और 2t पे कंप्लीट हुई है, तो इसका टाइम पीरियड 0 से 2t हो जाएगा, यानी कि 2t हो जाएगा। अब 0 से t के बीच में जो वैल्यू है वो प्लस वी नोट, और t से 2t के बीच में जो वैल्यू है दैट इज माइनस वी नोट। तो फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू इज 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सेस पे सिमेट्री शो कर रही है। फिर हमने हाफ साइकिल कंसिडर किया है, तो हाफ साइकिल के लिए टाइम पीरियड t हो जाएगा। फिर हमने वी एवरेज का फॉर्मूला लगाया 1/t 0 टू टी वी इंटू डी टी। तो यहाँ से हमने वी एवरेज कैलकुलेट किया, वी एवरेज इक्वल टू वी नॉट। सिमिलर तरीके से हमने वी आर एम एस कैलकुलेट किया है, तो वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 1/t 0 टू टी वी स्क्वायर इंटू डी टी। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट। फिर हमने इसके लिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कैलकुलेट किया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपके पास 1 आती है। सिमिलर तरीके से हमने थर्ड वेवफॉर्म यूज की है दैट इज अ ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए हम जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। फिर हमने यहाँ वैल्यू पुट करी, ये जो आपके पास वेवफॉर्म है दिस, अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हैं और ये कोऑर्डिनेट्स t कोमा वी नोट है। तो जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो v इक्वल टू वी नोट अपॉन टी, यहाँ हमने वी एवरेज का फॉर्मूला लगाया, फिर से वी एवरेज कैलकुलेट किया, तो वी एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है हमारे पास वी एवरेज इक्वल टू वी नोट अपॉन 2। फिर हमने वी आर एम एस कैलकुलेट किया, वी आर एम एस की वैल्यू आएगी आपके पास कैलकुलेट होके वी आर एम एस इक्वल टू वी नोट बाई रूट 3। फिर हम इसके लिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू 2 बाई रूट 3 और रूट 3 आती है। तो इस तरीके से हम क्विक जो रिवीजन है वो अपना वेवफॉर्म का कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका एक स्क्वायर वेवफॉर्म का है जिसके लिए आपने टाइम पीरियड 0.3 लिया है। v आपका 0 से 1 के बीच में 30 है और 1 से 3 के बीच में 0 है। तो v एवरेज इक्वल टू 1/t 0 टू t 1/0.3 0 से 0.3 v की वैल्यू पुट करी 0 से इतना देश, तो वैल्यू आती है v एवरेज इक्वल टू देश। सिमिलर तरीके से हमने वी आर एम एस कैलकुलेट किया है, तो वी आर एम एस के लिए जो वैल्यू होगी दैट इज 17.32। अगर ये यहाँ से कहे कि फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरी वेव फॉर्म है जिसमें हमारे पास ट्रायंगुलर और स्क्वायर वेव फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है v इक्वल टू 10t। और ये स्क्वायर वेवफॉर्म है तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी आपके पास -20। तो हमने वोल्टेज को कंबाइन कर लिया,
कि tan t आपका 0 से 2 के बीच में है और 2 से 4 के बीच में आपके पास -20 है। फिर हमने वी एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई किया 1/t 0 टू t v इंटू डी टी, ये आपका सॉल्यूशन कर दिखाया हुआ है। यहाँ से हमने जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की है तो वो वैल्यू -5 आती है। सिमिलर तरीके से आपके पास वी आर एम एस स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, तो वी आर एम एस इक्वल टू आता है √800/3। यहाँ से हम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर तीसरी वेवफॉर्म है आपके पास ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस पे सिमेट्री शो करती है। अगर आप वैसे निकालेंगे तो ये आपकी 0 आएगी। तो हमने इसको क्या किया, ट्रायंगल मान लिया। ट्रायंगल मानने के बाद इसका एरिया निकाला और एरिया को बेस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। या हम दो लाइन ए और बी हाफ साइकिल के लिए, तो हमने पहले ए बी लाइन के लिए इक्वेशन निकाल ली, फिर बी सी लाइन के लिए निकाल ली, और फिर हमने जिस फॉर्मूले से हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, हम इससे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी हम फेजर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना होता है तो हमें यहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज करनी होती है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म है a प्लस आई बी। ठीक है, इसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, और पोलर फॉर्म जिसमें मैग्नीट्यूड और एंगल, जिसको हम मल्टीपल और डिवीजन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से हम पोलर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और रेक्टेंगुलर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये कोई पोलर फॉर्म गिवन है तो इसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और रेक्टेंगुलर को पोलर में। ठीक है, चलिए, ये आपको शो किया गया है जीरो पॉजिटिव और निगेटिव फेज। मीन अगर वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं है, यानी कि फाई की वैल्यू 0 है, तो उसको हम बोलते हैं सेम फेज, जिसको हम डिनोट करते हैं ए नोट इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा टी से। अगर कोई क्वांटिटी लैग कर रही है, मीन एंगल उसका फाई माइनस से शो किया गया है, तो वो आपकी लैगिंग क्वांटिटी होगी। जैसे हमने यहाँ दिखाया वोल्टेज करंट से लैग कर रहा है अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो आपका लीडिंग क्वांटिटी शो करता है, जिसको हम +5 से शो करते हैं। तो यहां से आपका एक दो बार फेजर सम करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन क्वांटिटी में हम इन फेजर को B1 दिया हुआ है, B2, B3, B4। अब ये वाला जो B3 है ये कॉस के उसमें गिवन है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो B3 वाला था उसको हमने कन्वर्ट करके साइन में बदल लिया। साइन में कैसे बदला, -50 साइन 5/2 -500, माइनस को अंदर लेगा तो ये आपका सेम टर्म बन गई। अब हमने इसको पोलर फॉर्म में लिख लिया। ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, इन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को हमने √2 से डिवाइड किया तो आरएमएस वैल्यू बन गए, और इनके एंगल जो गिवन है वो हमने लिख लिए। फिर इस पोलर फॉर्म को, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म बन गई, इस पोलर फॉर्म को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। ठीक है, और इससे हमने रिजल्टेंट निकाला और उसके बाद ये हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स सोल्व हो जाते हैं। अब यहाँ से आपके पास ये जो 3 डेरिवेशन मैं बता रहा हूँ, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, यहाँ से आपका एक डेरिवेशन आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको क्विक देख लेते हैं कि किस तरीके से हम फटाफट इसका रिविजन कर लेते हैं। तो हमने एक सर्किट लिया है जिसमें हमने आर रेजिस्टेंस लिया है, जिसमें हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो एक करंट फ्लो करेगी। तो हमने लिखा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू होता है V अपॉन आर, V की वैल्यू पुट करी वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ये कब होगा, जब आई इक्वल टू आई एम जब होगा जब साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 हो, तो आई एम की वैल्यू हो जाएगी वी एम अपॉन आर। तो हमने पुट किया आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 0। तो इसलिए जो फेजर डायग्राम बनता है वो वोल्टेज और करंट सेम फेज में आपके ड्रॉ होते हैं। अगर हम इसके लिए इंस्टेंटेनियस पावर निकालें, ये सबके लिए सेम होने वाला है तरीका, केवल आपको V और I की वैल्यू देखनी है कि आपके पास वैल्यू क्या है। तो यहाँ हमारे पास वोल्टेज था V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू थी आई एम साइन ओमेगा टी। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, वी एम आई एम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन गया आपके पास वी एम आई एम बाई 2 -1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। इसको हमने ओपन किया तो P इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 माइनस वी एम आई एम बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी।
तो यहाँ से हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू इस केस में आती है पी एवरेज इक्वल टू वी आई। अब अगर हम वेवफॉर्म की बात करें तो वोल्टेज का वेवफॉर्म ये रेड जो ब्लू कलर से है, रेड कलर का वेवफॉर्म आपका करंट का है, और ये जो वायलेट कलर शो हो रहा है ये आपकी एवरेज पावर को शो कर रहा है। सिमिलर तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सो दैट द एवरेज पावर फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट इज जीरो। तो इंडक्टिव सर्किट के लिए हमने एक एल हेनरी का इंडक्टर अप्लाई किया है जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है। V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जब हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो एक करंट फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो ई एल इक्वल टू, ई एल क्या है, जो इंड्यूस्ड ई एम एफ है इस इंडक्टर में, दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इसकी जो वैल्यू है ये अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ये अप्लाइड वोल्टेज का अपोजिट है, तो हमने लिखा V इक्वल टू माइनस ई एल। फिर हमने इसको ओपन किया है, वैल्यू पुट की है तो हमारे पास ये वैल्यू आई। फिर हमने वी एम साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी किया। फिर हमने डी आई बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट की, और यहाँ से हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आई की वैल्यू आती है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि ये जो वैल्यू है और आपका जो वोल्टेज था ये, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का टाइम डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगल शो कर रहा है कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, इसलिए हमने ये जो एंगल दिखाया है ये आपका 90 डिग्री है। यहाँ इम्पिडेंस की बात करें तो इम्पिडेंस है ओमेगा एल, जिसको आप एक्सएल भी लिखते हैं। फिर यहाँ से आपने इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट की है, P इक्वल टू वी आई वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको लिख सकते हैं फिर माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये बन जाता है माइनस वी एम आई एम बाई टू। तो ये साइन टू ओमेगा टी बन जाएगा। ये टू डबल फ्रिक्वेंसी के साथ है, तो अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो एवरेज वैल्यू फिर से जीरो आएगी। तो आप यहाँ वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं कि जो पावर है उसकी जो वेवफॉर्म है वो एक्स एक्सिस पे सिमेट्री शो कर रही है, लेकिन डबल फ्रीक्वेंसी। डबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जितने टाइम में आपकी वोल्टेज की एक वेवफॉर्म अकर कर रही थी उसी टाइम में आपकी पावर की दो वेवफॉर्म अकर करेंगी। सिमिलर तरीके से तीसरा जो डेरिवेशन है वो आपका प्योरली इंटर कैपेसिटिव सर्किट का है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जब हम करंट निकालते हैं तो Q इक्वल टू सी बी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी दिस, इसको हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, वैल्यू पुट करी वी की। फिर हमने इसको डिफ्रेंसिएशन किया, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई करंट की निकल के, दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो करंट होता है वो 90 डिग्री लीड करता है। तो जब लीड करेगा तो फेजर डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ये वोल्टेज होगा, ये करंट होगा, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। फिर इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हमने वैल्यू पुट करी वी एम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये फिर से कॉस बन गया, फिर से साइन टू ओमेगा टी, फिर से कंप्लीट साइकिल निकालेंगे तो फिर से आपकी वैल्यू जीरो आएगी। तो ये आप वेवफॉर्म देख सकते हैं। फिर यहाँ हमने आरएल सर्किट के लिए बताया कि आरएल सर्किट के केस में करंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है जो हमने प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव के केस के लिए यूज किया। तो हमने करंट को रेफरेंस मान लिया है। वोल्टेज ड्रॉप जो होगा रेजिस्टेंस में वो सेम फेज में होगा करंट के, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टर में वो 90 डिग्री होगा। इन दोनों के रिजल्टेंट से जो हमने वोल्टेज निकाला दैट इज द अप्लाइड वोल्टेज। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है और यहाँ से जेड की वैल्यू निकाली और फाई की वैल्यू निकाली। अब जो करंट है वो आपका फाई एंगल लैग करेगा। अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एवरेज की जो वैल्यू आएगी दैट इज पी एवरेज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। यह सॉल्यूशन आपको दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। सिमिलर तरीके से आपके पास आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में जो करंट होगा वो फाई एंगल से लीड करेगा, और जो पावर होगी दैट इज वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपकी एवरेज पावर आएगी दैट इज पी एवरेज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। ठीक है, तो आप बहुत तेजी से सेकेंड यूनिट को अपने रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, और ये सब आपको इलेक्ट्रो क्लासेस पे मिल रहा है। फिर से आप आरएलसी को देख सकते हैं, तो आरएलसी के केस में जो आपके पास वैल्यू होगी वो आपके तीन केस बनाएगी। यहाँ आपने जेड कैलकुलेट किया, जेड कैलकुलेट करेंगे तो जेड इक्वल टू आएगा आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। अब यहाँ दो तीन कंडीशन बन गई, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, एक्सएल लेस देन एक्ससी और एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी।
तो ये सर्किट आपका आरएल सर्किट की तरह होगा, ये आरसी सर्किट की तरह होगा, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह होगा। ठीक है, और इस केस में भी जो पावर आएगी दैट इज पी एवरेज इक्वल टू वी आई कॉस फाई होगी। फिर यहाँ हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इम्पीडेंस ट्रायंगल आपका ये होगा जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस पे आर, वाई एक्सिस पे एक्स और जेड। यहाँ से आप पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, साइन फाई इक्वल टू एक्स अपॉन जेड। एंड पावर ट्रायंगल आपका क्या होगा जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस पे पी, क्यू और एस। P is the active power, Q is the reactive power, and S is the apparent power, जिसको हम टोटल वोल्ट एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट वाट होगी, ये Q वाट्स होगा और S आपका वोल्ट एम्पियर होगा। ठीक है, अगर पावर फैक्टर को हम डिफाइन और करें तो वो रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपरेंट पावर भी होता है। सर आशीष सर, तो जो अब हम आरएलसी सर्किट डिस्कस कर रहे थे, उन सर्किट में जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपको पास एक वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है और एक करंट की इक्वेशन गिवन की है, और आपसे इम्पीडेंस, सर्किट पैरामीटर, पावर फैक्टर और फेजर डायग्राम पूछा हुआ है। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि ये वाला जो सर्किट है ये कौन सा है। ठीक है, तो ये पता चलेगा आपके पास वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है। अब आप देखें तो ये जो एंगल है ये आपका 45 डिग्री है। अब अगर रजिस्टिव सर्किट होता तो ये एंगल 0 होता, अगर प्योर इंडक्टिव होता तो 90 डिग्री होता, और अगर ये प्लस होता 90 तो ये कैपेसिटिव होता। इसका मतलब जो एंगल है आपका वो 0 से बड़ा है और 90 से कम है, इसका मतलब ये सर्किट आपका आरएल है। तो आरएल के केस में हमने कंपेयर किया है इस सर्किट को। तो हमने पहले मैक्सिमम वोल्टेज को कंपेयर किया, तो इम्पीडेंस निकाला जेड इक्वल टू वी अपॉन आई, इम्पीडेंस आ गया हमारे पास। फिर हमने पावर फैक्टर का यूज किया, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस 45, ये वैल्यू कैलकुलेट की। कॉस फाइव इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड, जेड हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। फिर हमने जेड इक्वल टू इम्पीडेंस का केस होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो यहाँ से हम एक्सएल की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सएल को यूज करके हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के आपके कुछ पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पावर निकालनी है तो आप पावर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वी आई कॉस फाइव, क्यू इक्वल टू वी आई साइन फाइव एंड एस इक्वल टू वी आई। इसी तरीके से आपके पास ये न्यूमेरिकल्स हैं। ए नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected in series with an inductive coil across 200 volt 50 hertz supply. The current drawn by the series combination is 10 ampere and the resistance of the coil is this. तो अब आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है और एक कोयल है जिसका रेजिस्टेंस आपको 2 ohm गिवन है, उसके अक्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई गिवन है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, और उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 10 एम्पियर है। तो हमें पता है जेड इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, वी हमें गिवन है और आई हमें गिवन है तो जेड हमें मिल जाएगा। अब जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब आर 12 गिवन है तो हमने जेड की वैल्यू पुट करी। ठीक है जी, तो यहाँ से हम एक्सएल की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्सएल हमें पता चल जाएगा तो एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हम एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है तो कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड से निकाल लेंगे, और वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल हो जाएगा आई इंटू जेड कॉयल। तो यहाँ से आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल आ जाएगा। फिर आपसे कहा गया है कि 120 वोल्ट 60 watt lamp is to be operated on 220 volt 50 hertz supply, means in order that lamp should operate on correct voltage rating, calculate the value, that is non-inductive resistance and pure inductance,
तो हमें पता है कि लैंप जो है वो रजिस्टिव एलिमेंट है और ये भी रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास दोनों वोल्टेज जो होंगे वो इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज होंगे। तो हमने निकाल लिया वी लैम्प प्लस वी आर इज इक्वल टू 220, 120 प्लस वी आर इज इक्वल टू दिस, हमने वी आर की वैल्यू निकाली। पावर हमें पता है P इक्वल टू वी आई होती है, तो ये कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू 60 अपॉन 120, तो करंट आ गई हमारे पास। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस I इंटू आर, 100 दिया हुआ है, R की वैल्यू आ जाएगी 200। इसी तरीके से अगर आपका प्योर इंडक्टिव कनेक्टेड हो तो उस केस में आपका ये फेजर डायग्राम बनेगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। यहाँ से हम वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो वी एल इक्वल टू हो जाता की वैल्यू आ जाएगी दिस। आई हमें गिवन है वी एल इक्वल टू होता है इंटू एक्सएल, तो हमने एक्सएल निकाल लिया, फिर एक्सएल से हमने वैल्यू रख के 2 पाई एफ एल एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक सर्किट गिवन है आरएलसी का, उसमें आपको वैल्यू गिवन है और उस वैल्यू में आपको डिफरेंट चीजें कैलकुलेट करनी है, तो ये हमने कैलकुलेट करके बताई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आती है रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस की आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप मेंशन करेंगे व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क or circuit get matched with the supply frequency, the electrical circuit start resonating with maximum amplitude at particular frequency. This condition is known as resonance. अब रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस अकर करने के लिए आपके पास सर्किट में मिनिमम 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने 3 एलिमेंट यूज किए हैं, आर एल सी, आर एल और सी जो है वो आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। आर के अक्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप मान लिया वी आर, एल के अक्रॉस वी एल और सी के अक्रॉस वी सी, और एक हमने एसी सप्लाई लगाई हुई है जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी का सोर्स है। ठीक है, अब हमने इसके लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, तो ये आपकी आई आपके एक्स एक्सिस पे है, वोल्टेज इसके साथ सेम फेज में होगा, वी एल इससे 90 डिग्री और वी सी इससे 90 डिग्री लैग करेगा। अब उसने कहा है कि अगर रेजोनेंस की कंडीशन अकर करेगी तो आउटपुट जो है, आउटपुट क्या आपकी करंट है और इनपुट आपका वोल्टेज है, ये दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक है, तो अगर वी एल वी सी के इक्वल हो जाएगा तो वी वी आर के इक्वल हो जाएगा और वी आर जो है वो आई के साथ सेम फेज में है, तो इसका मतलब इस कंडीशन पे आपकी रेजोनेंस अकर करेगा। तो वो कंडीशन क्या होगी आपकी, जब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी एल और कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी सी, अगर वो आपस में इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में आपकी रेजोनेंस अकर करेगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कंडीशन आती है एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। अगर ये कंडीशन हमारी रेजोनेंस की है तो अगर हम इस कंडीशन को यूज करते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होगी एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। जब आपके सीरीज सर्किट में रेजोनेंस अगर करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जेड इक्वल टू आर, आई जेड मिनिमम होगा, आई आपकी मैक्सिमम होगी, फेज एंगल आपका 0 होगा, तो सर्किट आपका रेजिस्टिव और पावर फैक्टर आपका यूनिटी होगा, दैट इज cos फाई इक्वल टू 1 होगा। अगर हम रेजोनेंस कर्व की बात करते हैं तो रेजोनेंस कर्व हम बोलते हैं जब हम करंट ऑब्लिक पावर फैक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। अब रेजोनेंस कर्व से हमें 3 चीजें पता चलती हैं। क्या, अगर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो सर्किट आपका रेजिस्टिव होगा, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो सर्किट इंडक्टिव होगा, और अगर लेस देन है तो कैपेसिटिव होगा। इसका मतलब अगर ये सप्लाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो इससे ये वाला जो रीजन है लेस देन वाला दैट इज कैपेसिटिव, और ये आपका इंडक्टिव। अब इस कर्व के पीक को देख के हम ये बता सकते हैं कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है। अगर सर्किट हमारा हाईली पीक्ड है तो रेजिस्टेंस जो है वो वेरी स्मॉल है, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो जो कर्व होगा वो वेरी मतलब फ्लैटेड कर्व होगा। उस कंडीशन में आपका जो सर्किट होगा वो पुअर सेलेक्टिव होगा, इस कंडीशन में आपका सर्किट हाई सेलेक्टिव होगा। चलिए, अगर हम बिहेवियर की बात करें तो हम आरएलसी सर्किट में पैरामीटर देखते हैं जेड आर एक्सएल एक्ससी जेड एंड एक्सएल माइनस एक्ससी। अगर हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है। तो येलो कलर की जो लाइन शो कर रही है वो आपके रेजिस्टेंस को शो कर रही है जो एक्स एक्सेस पे कांस्टेंट है, मेन उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर ग्रीन कलर से जो हमने लाइन दिखाई है दैट इज एक्सएल, और एक्सएल होता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद जेड इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी है, तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होगी।
ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू ड्रॉ होगी दैट इज ये वाली वैल्यू ड्रॉ होगी। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी सर्किट आपका इंडक्टिव की तरह मूव करता जाएगा। तो ये वाला केस इंडक्टिव हो जाएगा और ये वाला कैपेसिटिव। अगर आपने एक्सएल माइनस एक्सी को ड्रॉ किया है, ठीक है, तो वो होगा ब्लू कलर की लाइन। मीन जब आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, मीन उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी कम है तो एक्सी की वैल्यू माइनस वाली आएगी, तो ये वैल्यू ये आएगी इस तरीके से। फिर आपने एक्सी को ड्रॉ किया है तो एक्सी आपकी रेड कलर से शो हो रही है। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक बिहेवियर है आरएलसी पैरामीटर का। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चंस आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से आपके डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं रेजोनेंस के, जिसमें आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप बैंडविड्थ कैलकुलेट कराता है तो हमने एक रेजोनेंस कर्व ड्रॉ किया है। ठीक है, तो रेजोनेंस कर्व की अगर हम बात करें तो हमने इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं F1 और F2 को। तो ये हमने बताया हुआ है कि ये किस तरीके से आपकी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है। तो हमने पावर निकाली हुई है पी मैक्स इक्वल टू आई मैक्स स्क्वायर, और जब हमने करंट ली है दैट इज आई मैक्स बाई रूट टू, तो इसको रखते हैं तो पावर आपकी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इसलिए हम इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। F1 FR से कम है तो ये आपकी लोअर हाफ हो गई और ये आपकी अपर हाफ हो गई। तो क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल मीन शो करना होता है, या हम कहें कि आपको एफ आर इज इक्वल टू एफ अंडर रूट F1 इंटू F2 करना होता है। तो यहाँ हमने मान लिया कि I इक्वल टू आई मैक्स बाई रूट टू है, V अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू V अपॉन टू आर। वी से वी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो टू वी आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है जी, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी। ये वैल्यू हमने पुट करी, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आता है ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी प्लस माइनस आर। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी दिस। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो हमारे पास कंडीशन वाई ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू इक्वल टू वन अपॉन एल सी, हमने ओमेगा वन की वैल्यू पुट करी टू पाई एफ वन और ओमेगा टू पाई एफ टू, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई एफ वन इंटू एफ टू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर एल सी। ये वैल्यू जो है दैट इज एफ आर की वैल्यू है, एफ आर स्क्वायर की। तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ आर इक्वल टू अंडर रूट एफ वन इंटू एफ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको अर्थमेटिकल मीन शो करना है। तो अर्थमेटिकल मीन में होता है एफ आर इक्वल टू एफ वन प्लस एफ वाई टू, या बैंडविड्थ का डेरिवेशन आए। तो आपको ये जो डेरिवेशन हमने किया है, जहां हमने इक्वेशन वन और टू मेंशन की है, यहाँ तक तो आपको करना है। इसके बाद इन दो इक्वेशंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल माइनस इक्वेशन नंबर वन दिस, तो ये टू आर हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एफ टू माइनस एफ वन मिलेगा, दैट इज इक्वल टू आर अपॉन टू पाई एल। डेल्टा एफ इक्वल टू आर अपॉन टू पाई एल, इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है जी। अगर आप लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है तो एफ वन इक्वल टू एफ आर माइनस डेल्टा एफ बाई टू, एफ टू इक्वल टू एफ आर प्लस डेल्टा एफ बाई टू। तो एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू टू एफ आर एंड एफ आर इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। तो ये दोनों डेरिवेशन आपके बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। फिर क्वालिटी फैक्टर पूछा जाता है सीरीज के लिए। तो क्वालिटी फैक्टर होता है आपका वोल्टेज का मैग्निफिकेशन। तो हम निकालते हैं क्वालिटी फैक्टर फॉर सीरीज सर्किट इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन सप्लाई वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस था एल और सी है वी एल और बी सी अपॉन वी। यहाँ हमने वैल्यू पुट करी आई इंटू एक्सएल आई इंटू एक्स आर। यहाँ हमने एफ आर की वैल्यू पुट करी, तो जो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आई दैट इज क्यू फैक्टर इज इक्वल टू वन अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। तो ये वैल्यू आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाने के लिए भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो जाती है आर एल और सी की। ठीक है, और आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ से दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर एंड सेलेक्टिविटी। तो क्यू फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेलेक्टिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ। सीरीज रेजोनेंस को हम वोल्टेज रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्यों? जब रेजोनेंस अगर करता है तो उस कंडीशन में इंपीडेंस आपका मिनिमम होता है और करंट आपकी मैक्सिमम होती है, और करंट मैक्सिमम होने की वजह से वो जो वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करती है इंडक्टर और कैपेसिटेंस के, वो सप्लाई वोल्टेज का मैनी टाइम्स होता है, इसलिए उसको हम वोल्टेज रेजोनेंस भी बोलते हैं। दूसरा आता है आपका रेजोनेंस एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहलाता है? क्योंकि पर्टिकुलर उस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस आपका बहुत मिनिमम हो जाता है
और उस पर्टिकुलर कंडीशन पे सिस्टम जो है आपका वो हर सिग्नल को पास करता है, मीन एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम उसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। एप्लीकेशन रेडियो ट्रांसमीटर में और रिसीवर में। इसके बाद इस पे बेस्ड सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, जहां आपको हर चीज गिवन है, केवल फॉर्मूला बेस्ड, एफ आर का फॉर्मूला दिस, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला दिस, एफ वन दिस एंड एफ टू दिस, केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने होते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। A 20 millihenry coil is connected in series with a loss-free capacitor to a variable capacitor source of 20 volt. The current in the is maximum this. अब आपको कंडीशन दे दी कि करंट आपकी मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कब होती है, जब आपकी रेजोनेंस अकर करती है, और एट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपको पता है कि जब रेजोनेंस अगर कर रहा है तो इसका मतलब वहां एल और सी होंगे ही होंगे। एल की वैल्यू आपको गिवन है, सी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो पहले सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया, वहां वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद हमने सी की वैल्यू निकाली। अब आई मैक्स इक्वल टू होता है वी अपॉन जेड, जेड इक्वल टू होता है आर, तो हमें आई मैक्स की वैल्यू पता है और वोल्टेज की वैल्यू पता है, आर हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट किया, फिर हमने एफ वन और एफ टू कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से सीरीज रेजोनेंस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना। वोल्टेज अक्रॉस द RLC कनेक्टेड इन सीरीज आर 5, 8 एंड 10 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो V इक्वल टू होता है दिस, तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाल ली, VL इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, VC इक्वल टू आई इंटू एक्सी, ये वैल्यू, अब इन दोनों का रेशियो आपने ले लिया, तो यहाँ से आपको पता है आर टू द, ये वैल्यू VL और VC पता थी, तो यहाँ से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपके सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपके पास आता है पैरेलल रेजोनेंस का केस। पैरेलल रेजोनेंस के केस में आपने एक कॉइल ली है और उसके अक्रॉस एक कैपेसिटेंस अप्लाई किया हुआ है, जिसके अक्रॉस आपने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड V है, और ये एक साइनसोइडल फंक्शन है लेकिन वेरिंग फ्रीक्वेंसी का है। तो इफ द रिएक्टिव कंपोनेंट इज जीरो, अब इसने कहा कि ये हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है इसके लिए, अगर आपके किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे IC और IL साइन फाई एल की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो वो क्या होगा, रेजोनेंस की कंडीशन होगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाएंगे। तो हमने उसी कंडीशन को यूज किया है। इफ द रिएक्टिव कंपोनेंट इज जीरो, आई सी इक्वल टू आई एल साइन फाई एल, वी अपॉन एक्स सी इक्वल टू वी अपॉन जेड एल एक्स इंटू एल, दिस एंड दिस वैल्यू। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जेड एल स्क्वायर इक्वल टू एल अपॉन सी, जेड एल की वैल्यू रखी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो यहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि ये आपके केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। ये एंगुलर फॉर्म है, और ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू 1/2 बाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अगर हम करंट की बात करते हैं, करंट एट रेजोनेंस, तो दैट इज आई एल कॉस फाई एल, हमने आई एल की वैल्यू पुट करी, कॉस फाई एल की वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से हमें करंट निकल गया आई इक्वल टू वी अपॉन एल अपॉन सी आर। अब आई दिस आया, एल अपॉन सी आर को हम बोलते हैं डायनेमिक इम्पीडेंस। जब आपके पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस अगर करता है और उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो सर्किट का इम्पीडेंस होता है वो कहलाता है डायनेमिक इम्पीडेंस, ठीक है। पैरेलल सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और करंट आपकी मिनिमम हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो, तो वो आपके सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है। ये आपका क्वालिटी फैक्टर है। क्वालिटी फैक्टर पैरेलल के केस में आपका करंट मैग्निफिकेशन कहलाता है, तो क्यू फैक्टर इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। इसके बाद आता है पावर फैक्टर। तो क्वेश्चन आपका बहुत यहाँ से ही पूछा जाता है कि डिफाइन पावर फैक्टर, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर एंड व्हाट आर द कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर। तो अगर हम डिफाइन करें, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका ये, तो इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, it is the ratio of resistive to the impedance of the circuit, cos phi is equal to r upon z, it is the ratio of active power to the total power, cos phi is equal to p upon s, ठीक है। तो यहाँ से हमने p इक्वल टू वी आई कॉस फाई, आई की वैल्यू निकाली, v और कांस्टेंट है, तो करंट आपके पावर फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, लार्ज जनरेटर ट्रांसफार्मर आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द सेम लोड एट लो पावर फैक्टर, more conductor material is required in transmission line due to the large current, copper loss are more at low power factor, low lagging power factor lead to large voltage drop in transformer, generate
and transmission line which result poor regulation. Cause क्या है? All AC motor and transformer operates at low power factor, decrease with the decrease in load. Industrial heating furnace like arc and furnaces operate at low lying power. Improve कैसे कर सकते हो? Using induction motor with phase advancer circuit connecting the static capacitor in parallel with equipment operating at low power factor by using synchronous condenser. ये आपका हमने एक न्यूमेरिकल किया हुआ है जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पे है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी है। अब आपके पास थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी है, 2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। तो ये आपके एडवांटेज मेंशन है, द रेटिंग ऑफ सिंगल फेज, द रेटिंग ऑफ मशीन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फेजेस, द पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज लोअर देन द थ्री फेज motor of same rating, three phase motor has more output than the single phase motor, three phase system is more reliable and capable than single phase system, three phase system have higher efficiency compared to the single phase system. ये डिफाइन किया हुआ है, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज, लाइन करंट एंड फेज करंट। अब देखिए यहाँ लाइन करंट क्या होता है, दो फेज के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज फेज वोल्टेज, सप्लाई जो आ रही है वो लाइन करंट, और वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रही है वो आपकी लाइन करंट, वो फेज करंट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए कि सो दैट वी एल इक्वल टू रूट थ्री बीपीएच या ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फेज एंड लाइन क्वांटिटी और वोल्टेज। तो हमने मान लिया लाइन वोल्टेज ये है, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट। अब सीरीज सर्किट में अगर आप देखें तो जो करंट आपकी यहाँ से आएगी वही वाइंडिंग में फ्लो करेगी, तो लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होगा, जबकि वी आर वाई इक्वल टू है वी आर माइनस वी वाई। ठीक है, तो वी आर प्लस वी वाई, हमने ये फिगर डायग्राम ड्रॉ किया था, तो हमने वी आर वी वाई वी बी, इसके अपोजिट में माइनस वी वाई, इन दोनों के रिजल्टेंट से हमें वी आर वाई मिला। तो वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस टू वी आर वाई इंटू वी कोस 60, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशनशिप कैलकुलेट होकर आती है। फिर आप यहाँ से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर, टोटल वोल्ट एम्पियर, और स्टार डेल्टा डेल्टा के केस में फिर से आप देख सकते हैं हमने यहाँ आई आर माना हुआ है, ये आई वाई, ये आई वी, आर से वी की तरफ वी आर, वो आई वी और आई आर वाई। यहाँ हमने नोड पे केसीएल अप्लाई किया हुआ है, तो केसीएल अप्लाई करेंगे तो आई आर प्लस आई आर वाई इक्वल टू आई वी आर। फिर हमने ये फिगर डायग्राम ड्रॉ किया है, आई आर वाई, आई वी आर और आई वी आर, इसको हमने फिर से फिगर ड्रॉ किया इसके अपोजिट में। तो यहाँ से आप आई आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जो आई एल इक्वल टू रूट थ्री आई पी एच स्क्वायर है, आई एल इक्वल टू रूट थ्री आई पी एच। सिमिलर तरीके से आप इसको तीन दूसरे अदर फेज के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। फिर यहाँ पावर कैलकुलेट करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ जो आपके पास न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल्स है। देखो ये थ्री फेज वोल्टेज सोर्स है, सिंगल फेज वोल्टेज 120 वोल्ट, सप्लाई है, स्टार कनेक्टेड लोड हैविंग इम्पीडेंस दिस। अब ये फेज मेंशन कर दिया है तो ये आपका फेज क्वांटिटी होगी, तो आपको फेज वोल्टेज दिया हुआ है, इम्पीडेंस दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज गिवन है, करंट आपको आपने कैलकुलेट कर ली, वी एल इक्वल टू रूट थ्री बीपीएच से आपने लाइन वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, फेज करंट बीपीएच अपॉन जेड पी एच इक्वल टू 120 दिस। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपको इन वीडियो का डिटेल चाहिए तो आप इलेक्ट्रो क्लासेस पे जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सेकंड यूनिट की प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये लेक्चर सारे डिटेल में समझाए गए हैं, आप वहाँ को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो यूनिट 2 था वो बहुत फास्ट मोड में आपको रिवीजन कराया गया है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो आप इलेक्ट्रो क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको हर सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, वीडियो, ठीक है, वो आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। ओके, थैंक यू।